सोचिए, जब हम शिक्षा या एजुकेशन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद किताबें, एग्जाम या फिर कोई सिलेबस, है ना? लेकिन सच कहूं तो शिक्षा सिर्फ एक सिलेबस से कहीं बढ़कर है। असल में ये हमारे देश के लोकतांत्रिक भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी अहम मुद्दे पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे शिक्षा व्यवस्था पर वैचारिक नियंत्रण, नीतियां और बाजारीकरण हमारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। हमारी चर्चा मुख्य रूप से 6 हिस्सों में बटी होगी। पहला, शिक्षा जो लोकतंत्र की रीढ़ है। दूसरा, इतिहास को लेकर चल रही बहस। तीसरा, विज्ञान बनाम पौराणिक दावे। चौथा, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता। पांचवां, शिक्षा का बाजारीकरण जो असली संकट है। और आखिर में, भारत को वास्तव में कैसी शिक्षा चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी मुद्दे से, शिक्षा, लोकतंत्र की रीढ़ और राष्ट्रीय चेतना को आकार देने की इसकी शक्ति। देखिए, पूरी बहस के केंद्र में एक बहुत ही सीधा लेकिन गंभीर सवाल है। क्या ये सिस्टम एक ऐसा विद्यार्थी तैयार करेगा जो एक स्वतंत्र चिंतक हो, यानी खुद से सोच सके, या फिर सिर्फ एक वैचारिक अनुयायी बनकर रह जाए? बात यहाँ सिर्फ राजनीति की बिल्कुल नहीं है। बात उस नागरिक की है जिसे हम इस समाज का हिस्सा बनाना चाहते हैं। क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र तभी टिकता है जब उसके नागरिक सवाल पूछना और तर्क करना जानते हों। और ये बात हमें हमारे दूसरे और शायद सबसे चर्चित मुद्दे की तरफ ले जाती है, इतिहास, गौरव या फिर सेंसरशिप, अतीत की पुनर्व्याख्या। आपने हाल ही में सुना ही होगा कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। मुगल काल से जुड़े कुछ चैप्टर्स हटाए या बदले गए हैं। जाति व्यवस्था के टॉपिक्स में बदलाव हुए हैं और यहाँ तक कि लोकतांत्रिक आंदोलनों के इतिहास को भी संशोधित किया गया है। इन बदलावों ने शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। अब इस मुद्दे को अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इन बदलावों का मजबूती से समर्थन करते हैं। उनका तर्क है कि हमारा इतिहास बहुत लंबे समय तक औपनिवेशिक या पश्चिमी चश्मे से लिखा गया था, इसलिए अब भारतीय परंपरा और गौरव को सामने लाना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों की अपनी बहुत वाजिब चिंताएं हैं। उनका कहना है कि इतिहास से असुविधाजनक सच्चाइयों को हटा देने से छात्रों की क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है। आखिरकार एक परिपक्व देश वही है जो अपनी महान उपलब्धियों के साथ साथ अपनी ऐतिहासिक कमियों का भी डटकर सामना करे। इतिहास से आगे बढ़ें तो हमारा तीसरा अहम मुद्दा आता है विज्ञान बनाम पौराणिक दावे, यानी परंपरा और साक्ष्यों के बीच का संतुलन। इसमें कोई शक नहीं कि गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद और दर्शन शास्त्र में हमारी जो प्राचीन विरासत है वो बेहद समृद्ध है और हमें उस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब प्राचीन काल में प्लास्टिक सर्जरी या पूरी तरह विकसित विमान तकनीक जैसे अप्रमाणित पौराणिक दावों को आधुनिक विज्ञान बताकर पेश किया जाने लगता है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी वास्तविक वैज्ञानिक विरासत और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स वाले दावों के बीच का फर्क समझें, वरना हम अपने ही विज्ञान का मजाक बना देंगे। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कोई एकेडमिक या व्यक्तिगत राय नहीं है। खुद हमारा भारतीय संविधान भी स्पष्ट रूप से यह निर्देश देता है कि हर नागरिक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर का विकास होना चाहिए। तो बिना ठोस सबूत के मिथकों को विज्ञान मानना एक तरह से इस सीधे संवैधानिक मूल्य से पीछे हटना है। चलिए, अब स्कूलों से निकलकर उच्च शिक्षा की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा बिंदु है विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी पर चल रही बहस। आज यूनिवर्सिटीज के माहौल को लेकर भी दो बिल्कुल अलग धारणाएं बन गई हैं। आलोचकों का मानना है कि परिसरों में असहमति या अलग राय रखने वालों को अक्सर राष्ट्र विरोधी करार दे दिया जाता है। उनका डर है कि इस तरह का डर का माहौल रिसर्च और नए विचारों यानी इनोवेशन को पनपने नहीं देगा। वहीं इसके उलट समर्थकों का तर्क है कि ये बदलाव दरअसल जरूरी हैं। उनके मुताबिक विश्वविद्यालयों में लंबे समय से एक खास विचारधारा का ही एक तरफा एकाधिकार रहा है और अब जाकर दूसरे वैकल्पिक दृष्टिकोणों को भी सामने आने का मौका मिल रहा है। खैर, ये तो हो गई विचारों और विचारधाराओं की बात, लेकिन एक मिनट रुककर सोचिए, इन सारी शोर शराबे वाली बहसों के बीच क्या हम शिक्षा के उस असली, जमीनी और ढांचागत संकट को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं जो हर दिन करोड़ों छात्रों को प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल, और यही हमारा पांचवा और सबसे गंभीर विषय है,
असली संकट बाजारीकरण, हमारे भविष्य के लिए एक मौन खतरा। अगर हम थोड़ा सा ग्राउंड पर जाकर देखें तो हकीकत काफी डराने वाली है। एक तरफ प्राइवेट एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है, दूसरी तरफ शोषण करने वाला कोचिंग उद्योग कुकुरमुत्ते की तरह फैल रहा है। और इसका नतीजा व्यापक युवा बेरोजगारी। विडंबना देखिए कि देश में लाखों युवा बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन जब आप उद्योगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि उन्हें काम के लिए स्किल्ड लोग ही नहीं मिल रहे हैं। अगर हम सिर्फ सांस्कृतिक बहसों में उलझे रहे तो ये आर्थिक चुनौतियां हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा साइलेंट क्राइसिस बन जाएंगी। अब आप कहेंगे कि सरकार नई नीतियां तो ला रही है। हाँ, कागजों पर शिक्षा मंत्रालय की नीतियां बहुत शानदार लगती हैं। कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज पर पूरा जोर है। लेकिन जमीनी हकीकत वो इसके बिल्कुल उलट है। लाखों शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, सरकारी स्कूल बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं और शहर बनाम गांव की शिक्षा के बीच की खाई लगातार गहरी होती जा रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं। आखिर भारत को भविष्य के लिए कैसी शिक्षा चाहिए? देखिए, 21वीं सदी में एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए हमें एक संतुलित ढांचे की जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम जिसे ना तो पूरी तरह से बाजार के मुनाफे के हवाले छोड़ा जा सकता है और ना ही किसी एक राजनीतिक विचारधारा के भरोसे। इस आदर्श शिक्षा के कुछ बुनियादी स्तंभ होने चाहिए: वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वतंत्र रूप से सोचने की आज़ादी, हमारे संवैधानिक मूल्यों की समझ, सामाजिक न्याय और पर्यावरण के प्रति जागरूकता, और साथ ही हमारी स्थानीय भाषाओं और ज्ञान परंपराओं के लिए गहरा सम्मान। यही वो सही संतुलन है जिसकी हमें आज जरूरत है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए अंत में आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था आने वाले समय में सिर्फ एक आज्ञाकारी भीड़ तैयार करेगी जो बिना सवाल किए सब मान ले, या फिर जिम्मेदार और विचारशील नागरिक जो अपने स्वतंत्र विचारों से इस देश को आगे ले जाएं? ये कोई साधारण सवाल नहीं है। इसका जवाब ही तय करेगा कि भारत का आने वाला कल कैसा होगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।